हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी जिसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी, वो अपने उस लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका था। वांग जी अब कोई वो 4 साल का बच्चा नहीं रहा था। उसकी वो मेमोरी 4 साल के बच्चे की नहीं थी, बल्कि अब उसके अंदर फिर से उसकी अडल्ट मेमोरी आ चुकी थी। वांग जी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वो अभी अपने घर पर मौजूद था। वांग जी अपने रूम को देख रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चों की चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे, साथ में कुछ क्यूट क्यूट कपड़े भी थे, जिन्हें देखकर वांग जी काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि वांग जी को रियलिटी में भी ये चीज़ें काफ़ी पसंद थी। लेकिन बचपन में उसने इन चीज़ों की कभी ज़िद नहीं की, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन अब उसकी शिजी खुद कमाने लगी थी, इसी वजह से उन्होंने वांग जी के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जो वांग जी चाहता था। और वांग जी ये सब देखकर काफ़ी खुश था, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान था कि किसी की गहरी नज़रें वांग जी को देख रही है, वांग जी को ऑब्जर्व कर रही है, वांग जी की हर हरकत को देख रही है। तभी वांग जी के कानों में किसी की आवाज़ जाती है, लानसान। और ये सुनते ही वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वांग जी का पूरा फेस जो कि बिल्कुल वाइट हो चुका था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वांग जी धीरे से टर्न होता है और उस आवाज़ की दिशा में देखता है जहाँ से आवाज़ आई। वांग जी जब उस तरफ देखता है तो उसकी नज़रें उन पर्दों के बीच खड़े उस इंसान पर जाती है, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो कि उस काले अंधेरे रात से बिल्कुल मैच कर रहे थे। उसका फेस जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, बहुत चार्मिंग था, उसके लुक्स की कोई कंपैरिजन नहीं था। उसकी वो सिल्वर आइज़ जो कि डार्क थी, बहुत ज़्यादा डार्क थी, जिनमें एक अलग ही डोमिनेटिंग ऑरा था, जैसे कि वो अपने कदमों के नीचे इस सारी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता हो। वांग जी बस उस इंसान को देख रहा था। शायद उसने अपनी पूरी लाइफ में इससे हैंडसम अल्फ़ा नहीं देखा था। ये अल्फ़ा लिटरली बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम था, और उसके वो काले रंग के कपड़े उसकी उस पर्सनालिटी को जैसे कि ना ही लुक दे रहे हो, ना ही रोब दे रहे हो। वांग जी धीरे से कहता है, कौन? तभी वो पर्सन जो कि शायद उस अंधेरे में छुपा हुआ था, वो धीरे धीरे से वांग जी की आंखों के सामने आता है। जैसे ही वांग जी उस इंसान को देखता है, वांग जी की सांसें ही अटक जाती हैं। हाँ, ये वही इंसान था जो उसे हॉस्पिटल में सिर्फ एक झलक दिखा था, जिसने अपना नाम वींग बताया था, नहीं विवुशान। वांग जी अपने सामने विवुशान को देख रहा था, विवुशान द माफिया किंग। विवुशान जो कि अभी सिर्फ अपने उन सिल्वर डार्क आइज से वांग जी को देख रहा था। वो उस वांग जी में जिसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, उसमें अपने उस लांजान को ढूंढ रहा था, जो कि बिल्कुल किसी बेबी की तरह था, जिसको विंग स्पॉइल करना चाहता था। विंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था, उसके हर नखरे को, हर जिद को खुशी खुशी उठाना चाहता था। विंग बस वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी धीरे से कहता है, वुशान, आप अब वुशान हो ना? ये सुनकर विंग कहता है जिस पर वांग जी एक कदम पीछे लेकर कहता है, आप या क्या कर रहे हैं? मैं शिजी। और ये बोलकर वांग जी यानली को आवाज़ लगाने लगता है, अपनी उस शिजे को, जो कि बहुत गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि विंग ने उसके शिजे को स्लीपिंग पिल्स जो खिलवा दी थी अपनी कुछ सोर्स की मदद से। इसलिए यानली को कोई होश ही नहीं था कि उसके घर में भी कोई है, ना ही शिचैन को कोई होश था। दोनों के दोनों बिल्कुल गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं विंग बिल्कुल वांग जी के करीब आ जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वांग जी डरते कहते, शिजी,
शिवजी, शिवजी, मैं शिवजी को बुला रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? जाओ, जाओ, देखो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो तुम यहाँ क्या करो? प्लीज जाओ, जाओ, देखो देखो, मुझे मुझे डराओ मत। मैं डरता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से भी। अरे बोलते हुए विंग बोलते हुए वांगजी लड़खड़ा रहा था, क्योंकि सच में उसे विंग की पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि विंग का ऑरा ही ऐसा था। विंग किसी को भी अपने सामने डरा सकता था, झुका सकता था। विंग की नज़रें इंसान को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देती थी, और अभी वांगजी के साथ सेम वही चीज़ हो रही थी। विंग बस उसे देख रहा था बहुत शांति से, लेकिन वो शांति वांगजी का दम घोट रही थी। वांगजी को विंग से डर लग रहा था। वहीं विंग वांगजी को देखकर धीरे से कहता है, लांजान। ये सुनकर वांगजी एक पल के लिए बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि विंग के मुंह से उसका नाम बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लग रहा था। वांगजी देर से कहता है, क्या 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 तुम मुझे 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 जानते हो? जिस पर विंग कहता है, बहुत अच्छे से। ये सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर हम एक दूसरे से मिले हैं तो तुम भूल जाओ। देखो, मैं ना बीमार था, और मेरी ना ये याददाश्त जा चुकी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। देखो, एक काम करो, तो तुम जाओ। मैं कल बात करता हूँ, ठीक है? तुमने घर कल जी के सामने आना, ठीक है? अभी ये जाओ, देखो ऐसे ना किसी ओमेगा के रूम में आना। ठीक नहीं है, जाओ, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। अरे बोलते हुए वांगजी की आंखों में बिल्कुल आंसू आ चुके थे, क्योंकि उसे सच में विंग से डर लग रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, उसे डर लग रहा था कहीं विंग उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, और ये डर वांगजी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वहीं विंग भी वांगजी की उन आँखों में अपने लिए डर देख रहा था। हाँ, वांगजी पहले भी उससे डरता था, लेकिन फिर वांगजी का डर ख़त्म हो चुका था। वो विंग के साथ काफ़ी कंफर्टेबल था, और विंग चाहता था कि वांगजी उसके साथ कंफर्टेबल ही हो, लेकिन ये वांगजी उससे डर रहा है। ये चीज़ देखकर विंग अपने उस एक कदम को जो कि उसने पीछे लेने के लिए उठाया था, तभी वांगजी फिर से कहता है, मैं शिवजी को बुलाता हूँ। देखो, तुम जाओ, मैं शिवजी को बुला दूंगा, मैं शोर मचा दूंगा, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। देखो, जाओ यहाँ से, मैं शिवजी को बुला रहा हूँ, तुम जाओ। अरे बोल कर वांगजी जोर से चिल्लाता है, शिवजी। और वांगजी की आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये देख कर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ चुका था, क्योंकि उसे ऐसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद थे, और वांगजी लिटरली उसे चैलेंज कर रहा था कि वो अपने शिवजी को बुला लेगा और विंग यहाँ से जाए, विंग डर जाए। ये चीज़ विंग को बिल्कुल किसी मजाक की तरह लग रही थी। विंग शायद किसी से नहीं डरता, और ये चीज़ विंग के दिमाग में चल रही थी, क्या वो उसकी शिवजी से डरता है? बिल्कुल नहीं। विंग वांगजी को उसकी शिवजी के सामने लेकर जा सकता है, और ये सोच कर वांगजी अब विंग जो कि अपने उस कदम को पीछे करने वाला था, वो अपने उन 2 कदमों को आगे बढ़ा लेता है, और अगले ही पल वांगजी की कमर विंग के हाथों में थी, और वांगजी बिल्कुल विंग से सटा हुआ था। उसकी चेस्ट विंग की चेस्ट से टकरा चुकी थी। विंग वांगजी की उन गोल्डन आइज में देखते हुए डीप वॉइस में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम शिवजी को बुलाओगे? बुलाओ अपनी शिवजी को, देखना चाहता हूँ मैं क्या कर सकती है वो मेरा। ये सुनकर वांगजी कहता, देखो, तुम प्लीज छोड़ दो। जिस पर विंग उसकी उस स्मॉल वेस्ट को, जो कि बिल्कुल पतली सी थी, उसे और भी टाइटली ग्रैब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? सुनकर वांगजी बस अपनी उन डरी हुई आंखों से विंग को देख रहा था। वांगजी बस रोने की कगार पर आ चुका था। ये देख कर विंग कहता है, खबरदार, जो तुमने अपनी इन आंखों से एक भी आंसू गिराया तो, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो सोच लेना, मैं
इन सब लोगों की जो भी तुम्हारी फैमिली में मौजूद है, इनकी इतनी बुरी हालत कर दूंगा कि तुम्हें रिग्रेट होगा अपने उस एक आंसू पर। ये सुनकर वांग जी की आंखों में जो आंसू जमा हो रहा था, जो बस गिरने ही वाला था, वांग जी बड़ी मुश्किल से उसे अपनी उन आंखों में ही रोक लेता है, क्योंकि उसे विंग के हर एक शब्द पर यकीन हो रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि इसके सामने जो ये पर्सन मौजूद है, ये कुछ भी कर सकता है। इसकी पावर का वांग जी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वहीं वांग जी को इस तरीके से अपने उन आंसुओं को रोकता देख कर विंग अपने फेस को वांग जी के फेस के करीब लाकर कहता है, गुड, ऐसे ही मेरी बात मानो, और हाँ, इस तरीके से चिल्लाना बंद करो। ना ही तुम्हारी शीजें उठने वाली है और ना ही तुम्हारा वो गगा, क्योंकि वो दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने दोनों को स्लीपिंग पिल्स दी है और वो दोनों सो चुके हैं, इसलिए अपने इस गले को थोड़ा आराम दो, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वांग जी डरते हुए कहता है कि क्या स्लीपिंग पिल्स क्यों? जिस पर विंग कहता है, क्यों का क्या मतलब है? मुझे तुमसे मिलना था तो मैंने दे दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लहसान चिल्लाएगा तो ज़रूर। और ये बोलकर वो वांग जी के गाल को अपनी फिंगर से टच करता है। वांग जी डर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देख कर विंग कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है लहसान। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। विंग, जिसका फेस अभी भी वांग जी के पास था, विंग अपने उस फिंगर को स्लाइड करके वांग जी के गालों से स्लाइड करते हुए वांग जी की चिन पर लेकर आता है और धीरे से उसके फेस को ऊपर उठाता है। वांग जी डरते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग उसकी उन गोल्डन आइज में देखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, व्हाट डू यू मीन, कुछ नहीं करोगे? जिस पर विंग के चेहरे पर एक डबल स्मोक था। देखकर वांग जी अंदर तक कांप उठता है। वहीं विंग वांग जी को धीरे से रिलीज करता है, उसके उस वेस्ट को छोड़ता है और वांग जी से 2 कदम दूर होकर कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे प्रोवोक मत करना, वरना अगली बार मैं तुम्हें किस करने से खुद को नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वांग जी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। ये देखकर विंग कहता है, जल्दी मिलेंगे माय लिटिल स्पेस बॉय। ये सुनकर वांग जी कहता है, व्हाट डू यू मीन लिटिल स्पेस बॉय? जिस पर विंग कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा, वैसे भी तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो और मेरी दुनिया से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तैयार हो जाओ विवुशान के वर्ल्ड में एंटर होने के लिए। यह सुनकर वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग जिस तरीके से आया था उसी तरीके से उस अंधेरे में गुम हो जाता है। वांग जी बस उस दिशा में देखता रहता है जहाँ से विंग आया और फिर चला भी गया। वांग जी किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। तभी वांग जी के वो लेग जो कि नम हो चुके थे, वांग जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। उसके पैर काँप रहे थे, बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहे थे। वांग जी की सांसें रुक चुकी थी, क्योंकि विंग का था ही ऐसा असर कि वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी बुरी तरीके से हाफने लगता है। उसकी इतनी बुरी हालत जो हो चुकी थी, वांग जी का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। वांग जी के चिक्स, उसकी नोज़, उसके ईयर, हर चीज़ रेड हो चुकी थी और वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखें जैसे कि कुछ बयां करना चाहती थी। वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अगले ही पल वांग जी फुट फुट कर रोने लगता है। वांग जी रोते हुए कहता है, आखिर क्यों मेरी ही लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों मेरी लाइफ हेल बन चुकी है? इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया है। सब के सब पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। मैं क्यों ऐसा, आखिर क्यों? अरे बोलकर वांग जी अपने आप को उस बड़े से मिरर में देखता है जो कि साइड में था, यानी कि जहाँ वांग जी बैठा हुआ था उसके राइट साइड में एक बहुत बड़ा मिरर था, जो कि वांग जी के रूम में उसके शीशे ने लगवाया था।
उसके पेरेंट्स ने लगवाया था। वांग जी अपने आप को उस मिरर में देखता है, अपने फेस को देखता है। वांग जी को देख कर कहता है, मुझे नफ़रत है खुद से। आखिर क्यों क्यों हूँ मैं ऐसा? मुझे नफ़रत है खुद से। हर कोई मुझे इस तरीके से क्यों देखता है? क्या मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ? जो हर कोई मुझे बस किसी ट्रॉफी की तरह पाना चाहता है? मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब कुछ है मेरे पास। आखिर क्यों मेरे साथ ये सब होता है? क्यों मेरी लाइफ मैस बन चुकी है? मुझे नफ़रत हो रही है खुद से। क्यों मेरे साथ ये सब होता है? और ये बोलते हुए वांग जी अपने उस हाथ को ज़मीन पर मारने लगता है। वांग जी अपने उन हर एक पलों को याद करता है जब वांग जी अपने स्कूल में था। हाँ, वांग जी अपने स्कूल में था। तो चलिए जानते हैं आखिर वांग जी की मेमोरी कैसे गई। ये कहानी अब पास्ट में चलेगी। तो चलिए देखते हैं आखिर वांग जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारा क्यूट सा प्यारा सा वांग जी अपनी मेमोरी खो चुका था। चलिए देखते हैं। वांग जी जब अपने स्कूल में था, अपने हाई स्कूल में था, वांग जी अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 16 साल का था। अपनी स्टडी में काफ़ी मेहनत करता था ताकि अपना अच्छा फ्यूचर बना सके, क्योंकि वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। इसलिए वांग जी चाहता था कि उसकी फैमिली अच्छी तरह से ग्रो करे, वो अच्छी तरीके से ग्रो करे, स्टडी करे, अपने फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करे। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वांग जी के पेरेंट्स की हाल ही में डेथ हुई थी, इस वजह से वांग जी थोड़ा डिप्रेस भी था। वांग जी ने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। वांग जी जैसे ही अपनी उस स्कूल ड्रेस को, जिसमें उसका एक शर्ट और उसके ऊपर एक ब्लेज़र था और साथ में उसकी पैंट्स, वांग जी के गले में एक टाई थी जिसे वांग जी अच्छे से एडजस्ट करता है। वांग जी घर से निकलता है, अपनी बाईसाइकिल देता है। यान ली वांग जी को देख कर कहती है, वांग जी घर टाइम पर आ जाना और स्कूल में कोई शरारत मत करना। तुम्हारा फर्स्ट डे है और न्यू स्कूल है, अच्छे से मेहनत करना और अच्छे दोस्त बनाना, सभी के साथ बहुत प्यार से रहना। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल कर कर अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, ठीक है शीश जी, जैसा आप कहें। वांग जी वहाँ से चला जाता है। यान ली वांग जी को जाता देख कर बस स्माइल करते हैं। वांग जी अपने उस स्कूल के उस दरवाजे से एंटर करता है। स्कूल काफ़ी अच्छा था। वांग जी की शिजे ने बहुत मेहनत से वांग जी को इस स्कूल में एडमिशन दिलाया था। वांग जी अपनी बाईसाइकिल को खड़ा करता है साइकिल स्टैंड में और फिर उसके बाद वो अपने बैग को लेता है और अपने क्लास की तरफ जाने लगता है। वांग जी दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसका जो ओमेगा था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा था वांग जी। उसकी वो गोल्डन आइज़, उसकी वो प्यारे फ्लफी लिप्स और साथ में उसकी वो सीधी नाक और उसकी वो वाइट स्किन जो वांग जी को एक परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग वाला लुक देते थे। वांग जी भले ही फैमिली से रिच ना हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी किसी रिच इंसान की पर्सनालिटी को भी मात देती थी। वांग जी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जो दिखता था। वांग जी अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, वहीं स्कूल में मौजूद हर बच्चा, हर अल्फ़ा वांग जी को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। आखिर वांग जी था ही तो ऐसा। वांग जी को हर ओमेगा इस तरीके से देख रहा था कि जैसे पता नहीं उसने कितनी नायाब चीज़ देख ली हो। वांग जी इस अटेंशन का आदी हो चुका था। हर कोई वांग जी को इसी तरीके से तो देखता था। वांग जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वांग जी जानता था कि अल्फ़ा कैसे होते हैं। इन्हें बस ओमेगा की बॉडी चाहिए, अपनी बॉडी की नीड को फुलफ़िल करते हैं और फिर उस ओमेगा को फेंक देते हैं जैसे कि कोई गार्बेज हो। और वांग जी जानता था कि वो गार्बेज तो नहीं है। वांग जी अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता था, इसलिए वांग जी बहुत मेहनत कर रहा था। वांग जी जैसे ही अपनी क्लासरूम में एंटर करता है, वहाँ मौजूद हर अल्फ़ा फिर से वांग जी को देखने लगता है, लेकिन वांग जी बिना किसी पर ध्यान दिए एक खाली डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। पूरी क्लास बिल्कुल साइलेंट हो चुकी थी। वांग जी वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था, तभी अचानक एक बैग उस डेस्क पर आकर गिरता है। ये देखकर वांग जी बिल्कुल चौंक जाता है।
उसकी वो आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी अपनी उन नज़रों को उठाकर जैसे ही सामने देखता है, उसके सामने दो लड़के खड़े थे जो कि अल्फ़ा थे। वांग जी उन्हें देखकर फिर से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, जिस पर वो लड़का अपने हाथ को उस टेबल पर मार कर थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहता है, हे यू प्रिटी बॉय। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैनर्स। जिस पर वो लड़का कहता है, ओह, तो तुम मुझे मैनर्स सिखाओगे? हो कौन तुम? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं कोई भी हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट से बात करो। ये सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक मजाकिया हंसी थी। वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है, वैसे तुम काफ़ी प्रिटी हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूँ तो इस रिस्पेक्ट की तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और जिस टैक्स पर तुम बैठे हो तुम्हें इस चीज़ की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ये डेस्क तुम खरीद कर लाए थे जो तुम इतने रोब से सब बोल रहे हो? ये डेस्क स्कूल का है, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है। तुम्हारा यहाँ कोई नाम नहीं लिखा जो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फुलफ़िल करूँ या फिर फॉलो करूँ। ये सुनकर वो लड़का एक स्मार्क के साथ कहता है, ओह, तो तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलती है प्रिटी बॉय। डोंट वरी, वैसे भी मुझे प्रिटी बॉयज़ को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। आखिर तुम एक ओमेगा जो हो। इस सुनकर वांग जी कहता है, मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इस सुनकर वो लड़का हंसने लगता है। पूरी क्लास साइलेंट थी। ये चीज़ वांग जी ने अब रियलाइज़ की थी। पूरी क्लास बिल्कुल साइलेंट थी, सब लोग अपने सर को झुका कर बैठे हुए थे। ये देख कर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। वांग जी फिर उस लड़के की पर्सनालिटी पर ध्यान देता है। उस लड़के ने अपने गले में बहुत मोटी मोटी चैन पहनी हुई थी, हाथों में कुछ अंगूठियाँ थी, कुछ ब्रेसलेट्स थे जो कि थोड़े अजीब थे, कुछ पर बहुत डरावने मॉन्स्टर्स बने हुए थे, कुछ पर अजीब से क्रिएचर्स बने हुए थे। उस लड़के के हाथ में एक बहुत बड़ा टैटू था। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो एक स्कूल बॉय है। उसकी एज स्कूल बॉय से थोड़ी ज़्यादा थी। ये देख कर वांग जी पूछता है, क्या तुम सच में एक स्कूल बॉय हो? ये सुनकर वो लड़का कहता है, ओह, तो तुमने अब ध्यान दिया है प्रिटी बॉय। ये सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़, अगर आप एक स्कूल बॉय हैं तो अच्छे से बात कीजिए, इस तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, तो तुम मेरी कंप्लेन करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर वांग जी अपने सर को शेक करता है। ये देखकर वो लड़का वांग जी के थोड़ा करीब आता है। उसका एक हाथ जो कि डेस्क पर रखा हुआ था, दूसरा उस चेयर पर जिस पर वांग जी बैठा हुआ था, वांग जी की तरफ झुकता है। वांग जी को उसकी सांसें अपने फेस पर फील हो रही थी। वांग जी की आंखें अभी भी झपक नहीं रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि वांग जी फियरलेस था। किस चीज़ का डर था उसे? किसी भी चीज़ का नहीं। वांग जी अपनी उन बेखौफ आंखों से उस लड़के की तरफ देख रहा था। देखकर वो लड़का अचानक से हंसते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें सच में, इनमें मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, अपनी नज़रों को झुकाओ। जिस पर वांग जी कहता है, पीछे हटो। ये सुनकर वो लड़का कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर वांग जी थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा पीछे हटो। ये सुनकर वो लड़का वांग जी की उन गोल्डन आइज में देखता है जिनमें गुस्सा था, एक डिटर्मिनेशन थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था। ये देखकर लड़का कहता है, आई लाइक यू। ये सुनकर वांग जी कहता है, व्हाट? जिस पर वो लड़का कहता है, आई लाइक यू एंड आई लाइक योर बॉडी। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी अपना हाथ उठाता है और उस लड़के को मारने ही वाला था कि अगले ही पल वो लड़का वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी का हाथ ट्विस्ट करता है। वांग जी जो कि खड़ा हो चुका था डेस्क से उस लड़के को मारने के लिए, वो लड़का वांग जी के हाथ को ट्विस्ट करता है और उसे सीधा वांग जी की कमर के पीछे लगा देता है। वांग जी को अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वांग जी अपने उस दर्द को अपने ही
अंदर दबा लेता है। वांग जी अपने होठों को बहुत टाइटली प्रेस करता है। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, उसे बहुत पेन हो रहा था अपने हाथ में। तभी वो लड़का वांग जी के कलाई को बहुत बुरी तरीके से ट्विस्ट करके कहता है, बहुत अक्कड़ है तुम में और बहुत घमंड भी। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये घमंड, तुम्हारी अकड़, लेकिन तुमने गलती कर दी प्रिटी बॉय, जो तुमने इसे मेरे सामने शो किया। तुमने वैन चाओ के सामने घमंड दिखाया है। शायद तुम्हें पता नहीं कि वैन चाओ कौन है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ वैन चाओ कौन है। और ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को ट्विस्ट करके और भी ज़्यादा ज़ोर से कहता है, तुमने वैन चाओ के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है। तुम्हें इस चीज़ को पे करना पड़ेगा। तुम्हारी इन आँखों में जो घमंड, जो गुरूर है, इसे तोड़ दूंगा मैं। इतना ज़्यादा तोड़ूंगा तुम्हें कि तुम खुद से नफरत करोगे। तुम खुद मेरे सामने अपने सर को झुकाओगे और मुझे अपना मास्टर मानोगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लड़का यानी कि वैन चाओ हंसते हुए कहता है, मैंने कहा ना, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन गलत जगह दिखा रहे हो प्रिटी बॉय। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस बचा कर रखना चाहिए। तुमने इसे गलत जगह, गलत इंसान के सामने शो कर दिया, क्योंकि वैन चाओ को ये सब पसंद नहीं। और जो चीज़ वैन चाओ को पसंद नहीं होती, वैन चाओ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब डिस्ट्रॉय होने की बारी तुम्हारी है। और ये बोलकर वैन चाओ वांग जी को छोड़ देता है, क्योंकि क्लास में टीचर आने वाले थे। वैन चाओ जैसे ही वांग जी का हाथ छोड़ता है, वांग जी अपनी उन कलाइयों को देखने लगता है जो कि रेड हो चुकी थी। वैन चाओ जिसने वांग जी का हाथ जैसे ही छोड़ा, वांग जी की रिस्ट बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वांग जी को काफ़ी पेन हो रहा था। वांग जी अपनी उस रिस्ट को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है, वो धीरे से उसे सहलाने लगता है और फिर वैन चाओ की तरफ काफ़ी गुस्से से देखता है। वहीं वैन चाओ जैसे ही वांग जी के उस ग्लेयर को देखता है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो वांग जी की आंखों में आंखें डाल कर कहता है, यू लिटिल बॉय, तुमने जो अब किया है मेरे इस डेस्क पर बैठकर और मेरी आंखों में आंखें डालकर जो तुमने मुझसे बात की है, इससे तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में। सो तैयार हो जाओ वैन चाओ के दुश्मनी के लिए। ये सुनकर वांग जी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ वैन चाओ? ये सुनकर वैन चाओ हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नहीं डरते, लेकिन अब तुम्हें डरना होगा। आखिर तुम मेरे स्कूल में आए हो और तुम्हें इस तरीके से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये बोलकर वैन चाओ अपने बैग को उठाकर वहाँ से पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी फिर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। टीचर उन्हें उनकी क्लास अटेंड करते हैं, अच्छे से उन्हें पढ़ाते हैं। वांग जी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ वैन चाओ बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसके साथ और भी बहुत कुछ था। वो वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी आराम से अपनी उस क्लास को अटेंड करता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से वो फिर कैंटीन में जाता है। वांग जी अपने फूड को जैसे ही उठाकर खाने वाला होता है कि तभी एक स्टूडेंट आकर वांग जी की प्लेट में पानी डाल देता है। ये देखकर वांग जी उस स्टूडेंट की तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या है और ये तुमने क्यों किया? ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो? ये सुनकर वो स्टूडेंट जो कि एक ओमेगा थी, वो वांग जी की उस प्लेट को ज़मीन पर फेंक कर कहती है, तुमने वैन चाओ से दुश्मनी ली है, तो तुमने इस पूरे स्कूल से दुश्मनी ली है, तो तुम्हें ये सब फेस करना पड़ेगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, मैंने कोई दुश्मनी नहीं ली। इस पर वो लड़की कहती है, तुमने नहीं ली, लेकिन वैन चाओ ने तुम्हें दुश्मनी ऑफर की है और तुमने इसे एक्सेप्ट भी किया है, तो अब ये सब फेस करना पड़ेगा। इसलिए मुझसे इस तरीके से ऊँची आवाज़ में बात करना बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वांग जी बस उसको जाते हुए देख रहा था। वांग जी फिर उठकर अपने डेस्क पर जाता है तो देखता है कि उसके डेस्क पर बहुत सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, यानी कि उस टेबल पर बहुत सारे निशान थे जहां वांग जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर वांग जी अपने
गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो फर्स्ट डे कोई फ़ाइट नहीं करना चाहता था। फिर वांग जी अपने घर आता है, काफ़ी परेशान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो अपने शीजे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना चाहता था, इसलिए वांग जी स्माइल करता है। यानली वांग जी के बारे में, उसके फर्स्ट डे के बारे में पूछती है। वांग जी झूठ बोल देता है कि उसका दिन बहुत अच्छा गया, बहुत सारे उसने दोस्त बनाए। वांग जी काफ़ी खुश है अपने स्कूल लाइफ में। ये सुनकर यानली को भी काफ़ी अच्छा लगता है। यानली ऐसे ही वांग जी से बात करती है, और उसके बाद वांग जी अपने रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। वांग जी रेस्ट करता है, और फिर नेक्स्ट डे वो फिर से अपने स्कूल में जाता है। और जैसे ही वो अपने स्कूल बिल्डिंग में एंटर होता है, वांग जी के ऊपर बहुत सारा पानी गिर जाता है। वांग जी जिसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर से बहुत गंदे पानी की भरी हुई बाल्टी वांग जी के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। वांग जी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल गीला हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स वांग जी को इस कंडीशन में देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, और वांग जी अपने उस इंसल्ट को, उस गुस्से को बस बर्दाश्त कर रहा था। तभी दो स्टूडेंट वांग जी को पुश कर देते हैं। वांग जी ज़मीन पर गिर जाता है। वो फिर से उठकर जाने लगता है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट से फ़ाइट कर सकता है, दो से फ़ाइट कर सकता है, लेकिन पूरा स्कूल उसे बुली कर रहा था। वांग जी कैसे कुछ कर पाता। वांग जी फिर वहाँ से अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है, और उसके बाद वांग जी आराम से अपनी क्लास को अटेंड करता है। फिर ऐसे ही वांग जी के साथ डेली कुछ ना कुछ होता। वांग जी जैसे ही अपने स्कूल में जाता, उसकी लाइफ हेल बन चुकी होती थी। वांग जी को हर स्टूडेंट हर तरीके से बुली करता, ना कोई उसे चैन से पढ़ने देता, ना चैन से स्पोर्ट्स खेलने देता, ना चैन से खाना खाने देता। वांग जी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगी थी, और वैन चाओ तो था ही वांग जी को हर पल हर वक्त बुली करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे ये एहसास कराने के लिए कि वांग जी वैन चाओ के सामने कुछ भी नहीं है। वैन चाओ वांग जी से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और वांग जी वैन चाओ के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हर वक्त वांग जी को वैन चाओ बुली करता, उसे कहीं भी खींच लेता, उसे परेशान करता, और कभी कभी तो वांग जी को वो मोलेस्ट करने की भी कोशिश करता। वांग जी बहुत मुश्किल से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन वांग जी, जिसके कपड़े गीले हो गए थे क्योंकि कुछ गर्ल्स ने वांग जी को स्विमिंग पूल में पुश कर दिया था। वांग जी को तैरना तो आता था, और वो तैर कर निकल भी गया। वांग जी जब चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तो किसी ने उसकी कपड़े चेंज करते हुए वीडियो बना ली, और ये चीज़ दिखा कर वो वांग जी को बुली करने लगा। जब वांग जी ने कहा कि वो पुलिस कंप्लेन कर देगा, उसने वांग जी को थ्रेट दिया कि अगर वांग जी ने इस तरीके का कुछ भी किया, कुछ भी, तो वो वांग जी की इस वीडियो को पूरी इंटरनेट पर पोस्ट कर देगा, जिससे वांग जी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। वांग जी भी नहीं चाहता था, और वांग जी इस वजह से बिल्कुल चुप हो गया, और अब हर वक्त वांग जी को बुली किया जाता था। वांग जी हर एक चीज़ को बस बर्दाश्त किया जा रहा था, हर एक पल को। लेकिन जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ, वांग जी अंदर तक टूट गया। वांग जी उस दिन बहुत ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा कि वांग जी की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। और अब वांग जी 16 साल का हो चुका था, उसकी फर्स्ट हीट का भी टाइम हो चुका था। वांग जी जो कि अपनी क्लास को अटेंड कर रहा था, उसके डेस्क पर बहुत सारे निशान थे। पूरी क्लास बस वांग जी को एकटक घूर जा रही थी, कैसे टीचर जाए और कैसे वो वांग जी को फिर से बुली करना शुरू करे। वांग जी भी सब जानता था। आज वांग जी को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, काफ़ी गर्मी लग रही थी। वांग जी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्वेट हो रही थी। वांग जी को ये नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि समर डे थे, शायद इस वजह से। वांग जी अपने नेक को बार बार स्क्रैच कर रहा था। उसका फेस धीरे धीरे रेड होने लगा था, उसके ओमेगा फेरोमोन्स धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। ये चीज़ वांग जी फील कर पा रहा था। वांग जी अब उठता है अपने डेस्क से और टीचर की तरफ देखता है। टीचर जो कि खुद भी एक ओमेगा थी, वो वांग जी की फेस को देखकर उसके फेरोमोन्स को स्मेल करके कहते हैं वांग जी, जिस पर वांग जी टीचर की तरफ देख कर कहता है, टीचर क्या मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। ये सुनकर टीचर बस अपने सर को हिला देती है। सभी स्टूडेंट वांग जी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। अल्फ़ा की आइज़ शाइन कर रही थी, ओमेगास की आंखों में शरारत थी, जैसे कि वो वांग जी के साथ कुछ
गलत करवाना चाहते हो। वहीं वांग जी वहाँ से अपने बैग को उठाता है और सीधा मेडिकल रूम में चला जाता है। वहीं अल्फा जिनमें वेंचाओ भी शामिल था। वेंचाओ वांग जी को बुली कर रहा था और वांग जी की उस ब्यूटी से पूरी तरीके से अट्रैक्ट ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसे किसी न किसी तरीके से वांग जी चाहिए था। वांग जी अपने आप को उस मेडिकल रूम में बड़ी ही मुश्किल से पहुंचाता है, जहां अनफॉर्चुनेटली आज डॉक्टर भी नहीं थे। ये चीज़ देख कर वांग जी उस रूम को लॉक कर लेता है। विंडोज़ को वो बंद करना भूल जाता है, क्योंकि वांग जी इस कंडीशन में नहीं था। वो बेड पर गिर जाता है, खुद को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। वांग जी अपने फ़ोन को उठाता है यांगली को फ़ोन करने के लिए, लेकिन यांगली फ़ोन नहीं उठा पाती, क्योंकि यांगली का फ़ोन नहीं लगता। ये देख कर वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो शिचैन को कॉल करता है, लेकिन शिचैन भी शायद क्लास में बिजी था, इसलिए वो वांग जी का फ़ोन नहीं उठाता। वांग जी और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था। अपने हाथों को वो उस बेड पर बहुत ज़ोर से मारता है। वांग जी की पूरी बॉडी जल रही थी, उसकी फर्स्ट हिट थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी अपनी उस शर्ट को निकालना चाहता था, अपने उन कपड़ों को पूरी तरीके से खोलना चाहता था, फाड़ देना चाहता था। वांग जी जो कि बहुत बैड कंडीशन में आ चुका था। तभी अचानक वांग जी की जिस रूम में वो था, उस मेडिकल रूम में अचानक वो विंडो जो कि ओपन थी, कोई जंप करता है। ये मेडिकल रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए इसमें कोई भी आ जा सकता था। तभी उस रूम में अचानक कोई एंटर करता है। वांग जी उस स्मेल से ही पहचान लेता है। ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा वांग जी को डर्टी लग रही थी। वांग जी अपनी नाक को कवर कर लेता है। अपनी उन रेड आइज से वो उस तरफ देखता है जहाँ किसी की क्रिपी स्माइल थी, और वांग जी को इस कंडीशन में देखकर उसकी उन आँखों में लस्ट थी। वांग जी अपने आप को पूरी तरीके से मजबूर महसूस कर रहा था। वांग जी ये देखकर बिल्कुल बेबस हो चुका था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं वांग जी के साथ क्या होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं स्टोरी में आगे क्या होगा तो मेरे साथ बने रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।